रात के 2 बजे मुंबई का वो इलाका पूरी तरह सन्नाटा ओढ़े हुए था। ऊंची ऊंची इमारतें जिनमें दिन भर रोशनी और शोर रहता था, अब अंधेरे में चुपचाप खड़ी थी। हवा में समुद्र की हल्की नमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बासी गंध खुली हुई थी, जैसे कहीं पास में कुछ पुराना और सड़ता हुआ पड़ा हो। सड़क की बत्तियां मध्यम जल रही थी, मानो किसी ने उनकी रोशनी को दबा दिया हो। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर अचानक थम गई। एक पुरानी छोड़ी हुई इमारत के बाहर की दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। लोग कहते थे कि ये इमारत सालों से वीरान है, लेकिन आसपास के लोग अक्सर दावा करते थे कि रात के वक्त यहाँ से हल्की हल्की रोशनी और किसी के चलने की आहट आती है। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या है, लेकिन जो भी जाने की कोशिश करता या तो डरकर भाग आता या फिर कभी वापस नहीं दिखा। शहर के इस हिस्से में अब कोई बेवजह नहीं भटकता था, खासकर आधी रात के बाद। लेकिन उस रात एक टैक्सी उसी सुनसान गली में आकर रुकी। अंदर बैठा आदमी काले कपड़ों में था, चेहरा आधा ढका हुआ और हाथ में पुराना सा चमड़े का बैग पकड़े था। उसने टैक्सी ड्राइवर को बिना आंख मिलाए किराया दिया और कहा, यहाँ से आगे मैं पैदल जाऊंगा। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, साहब यहाँ रात में कोई नहीं आता, ये इलाका ठीक नहीं है। उसने सिर्फ एक हल्की ठंडी मुस्कान दी और उतरकर गली में आगे बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज सूनी सड़कों पर गूंज रही थी। हर मोड़ पर अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था, जैसे किसी ने रात को और भी काला कर दिया हो। अचानक एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरते वक्त उसके पीछे से बहुत हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, मानो किसी ने जमीन पर घसीटते हुए पैर बढ़ाए हों। वो रुका, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। हवा स्थिर थी और सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। उसने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन इस बार आवाज साफ थी, किसी के नंगे पैर गीले फर्श पर चलते हुए। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके साथ एक मीठी सी लेकिन सड़ी हुई गंध भी। वो गली के उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से वो छोड़ी हुई इमारत दिखती थी। टूटी खिड़की से अंधेरे के बीच हल्की सी नारंगी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। उसने बिना हिचकिचाए दरवाजा धकेला और जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा का तापमान अचानक गिर गया। दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, जो धीरे धीरे पास आती गई। तुम आखिर आ गए। उसका नाम आदित्य मल्होत्रा था, पेशे से एक फ्रीलांस फोटोग्राफर, लेकिन असल में वो सिर्फ फोटो नहीं खींचता था, बल्कि छोड़े गए वीरान और भूले बिसरे स्थानों की कहानियां तलाशता था। बचपन से ही उसे अजीब और डरावनी जगहों की ओर खिंचाव महसूस होता था। शायद इसका कारण वो घटना थी जो उसके साथ 12 साल की उम्र में हुई थी। तब वो दिल्ली में अपने पुराने घर में रहता था। एक सर्द रात नींद के बीच उसने अपने कमरे के कोने में खड़ी एक परछाई देखी थी, लंबी, दुबली और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। वो परछाई कई मिनट तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास आकर झुकी और उसके कान के पास फुसफुसाई, हम फिर मिलेंगे। उसके बाद कई साल तक उसे कोई ऐसी घटना याद नहीं थी, लेकिन कभी कभी अकेले में वही फुसफुसाहट कानों में गूंज जाती थी। अब 32 साल की उम्र में वो भारत के अलग अलग शहरों में घूमकर ऐसी ही जगहों की तस्वीरें लेता और उनके बारे में ब्लॉग पर लिखता था। उसके पाठकों में कई लोग थे जो डर और रहस्य के शौकीन थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि आदित्य ये सब सिर्फ रोमांच के लिए नहीं करता था, वो किसी चीज की तलाश में था। मुंबई में आई इस बार की यात्रा भी महज एक असाइनमेंट नहीं थी। कुछ हफ्ते पहले उसे एक गुमनाम ईमेल मिला था, जिसमें सिर्फ एक फोटो थी, उस छोड़ी हुई इमारत की। फोटो के नीचे एक वाक्य लिखा था, अगर सच जानना है तो यहाँ आओ, अकेले। फोटो में खिड़की के पीछे धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी, जो देखने में इंसानी लग रही थी, लेकिन चेहरा पहचान पाना असंभव था। आदित्य ने कई बार फोटो को जूम करके देखा, लेकिन जैसे जैसे वो देखता, उसे लगता कि आकृति की आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही हैं। वो जानता था कि ये इमारत मुंबई के पुराने हिस्से में है, जिसे लोग अब भूल चुके हैं। उसके पास इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी, बस इतना कि कभी यहाँ एक छोटा होटल हुआ करता था, जिसमें 50 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। जब वो इमारत के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर कदम रखा, तो उसके हाथ में पकड़ा कैमरा अजीब तरह से भारी लगने लगा। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और हर कदम के साथ फर्श पर धूल उड़ रही थी। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन फिर भी उसे साफ साफ एहसास हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। जैसे जैसे वो गलियारे में आगे बढ़ा, उसने नोट किया कि दीवारों पर अजीब निशान बने हुए हैं, गहरे खरोंच जैसे, जो नीचे से ऊपर तक फैले हुए थे। कुछ जगहों पर दीवार का रंग काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने आग लगाई हो, लेकिन गंध अब भी हल्की सी मौजूद थी।
अचानक ऊपर की मंजिल से धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई पुराना लकड़ी का दरवाजा हिल रहा हो। आदित्य ने ऊपर देखा तो सीढ़ियों के कोने पर कुछ हलचल दिखी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। और फिर वही फुसफुसाहट जो उसने अपने बचपन में सुनी थी, एक बार फिर उसके कान में गूंजी, हम मिल गए। आदित्य का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। बचपन की वो आवाज इस वीरान इमारत में सुनना किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। उसने कैमरे को ऑन किया और फ्लैश के साथ तस्वीर खींची, लेकिन तस्वीर में सिर्फ टूटी हुई सीढ़ियां और धूल दिखाई दी, कोई आकृति नहीं। वो सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमराती, मानो बरसों से किसी ने उस पर पैर न रखा हो। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा सामने आया, जिसमें कई कमरों के दरवाजे आधे खुले थे। दरवाजों के पीछे से अंधेरा और भी गहरा लगता था, जैसे वे कमरे किसी दूसरे समय में कैद हों। पहले कमरे में झांकते ही उसकी नजर एक टूटी हुई मेज और बिखरे कागजों पर पड़ी। कागजों पर अजीब प्रतीक और अनजान भाषा के अक्षर लिखे थे। वो उन्हें पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उन्हें देखते ही एक हल्की सी सरसराहट उसके कानों के पास महसूस हुई, जैसे कोई धीमे से सांस ले रहा हो। अचानक गलियारे के आखिरी सिरे से एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा फर्श हिल गया। आदित्य ने तुरंत कैमरा उस दिशा में मोड़ा और फोटो खींची, लेकिन तस्वीर में दरवाजा खुला हुआ दिख रहा था। उसके कान में फिर वही आवाज आई, इस बार ज्यादा साफ और पास से, तुम बहुत देर से आए हो। वो धीरे धीरे गलियारे के उस कमरे तक पहुंचा। दरवाजा वाकई खुला था, लेकिन अंदर खूब अंधेरा था। उसने टॉर्च निकाली और जैसे ही रोशनी अंदर डाली, उसे दीवार पर कुछ बड़ा और अजीब सा दिखाई दिया। एक पुरानी धुंधली तस्वीर, जिसमें होटल के कर्मचारी और मेहमान खड़े थे। तस्वीर में सभी मुस्कुरा रहे थे, सिवाय एक औरत के जो लाल साड़ी में सबसे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें बेहद साफ और सीधी आदित्य की तरफ देख रही थी। वो तस्वीर से नजर नहीं हटा पा रहा था, और तभी उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक और गिर गया है। उसके सांस से धुंध निकलने लगी, टॉर्च की रोशनी हल्की कांपने लगी, और पलक झपकते ही तस्वीर से वो औरत गायब हो गई। पीछे से पायल की आवाज आई, धीमी लेकिन हर कदम के साथ पास आती हुई। आदित्य ने मुड़कर देखा। गलियारा खाली था, पर आवाज रुक नहीं रही थी। वो फिर कमरे की ओर देखने लगा, और इस बार दरवाजे के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, ठीक वैसी ही जैसी तस्वीर में थी। लंबे खुले बाल, लाल साड़ी और बिना पलक झपकाए देखती आंखें। उसके होंठ धीरे धीरे हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर अचानक उसने एक झटके से सिर झुका लिया और आगे बढ़ी। आदित्य के हाथ से कैमरा गिर गया और वो पीछे हटते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा। लेकिन गलियारे के दोनों सिरों से पायल की आवाज आने लगी, जैसे वो औरत अकेली न हो। आदित्य ने तेजी से गलियारे में पीछे हटना शुरू किया, लेकिन पायल की आवाज अब दोनों दिशाओं से आ रही थी, जैसे 2 या 3 नहीं, बल्कि दर्जनों लोग नंगे पांव उसकी ओर बढ़ रहे हों। हर कदम के साथ वो आवाज भारी होती जा रही थी, मानो फर्श खुद उनके वजन से कांप रहा हो। उसने सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन नीचे उतरते ही पाया कि मुख्य दरवाजा, जिसे उसने खुद खोला था, अब पूरी तरह बंद था। उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की, लोहा बर्फ जैसा ठंडा था और हैंडल बिल्कुल नहीं हिल रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और सिर के पीछे वही फुसफुसाहट फिर गूंजी, अब तुम यहीं रहोगे। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। गलियारे के साए में लाल साड़ी की झलक फिर से थी, लेकिन इस बार उसके साथ कई और आकृतियां थीं। सबकी शक्ल एक जैसी, लेकिन आंखें खोखली और उनके चेहरे पर ऐसा भाव जैसे कोई इंतजार पूरा होने वाला हो। आदित्य ने बैग से अपना फोन निकाला और बाहर किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर नेटवर्क का कोई निशान नहीं था। अचानक फोन की बैटरी खुद ब खुद खत्म हो गई, जबकि उसने सुबह ही चार्ज किया था। उसने कैमरा उठाया जो फर्श पर गिरा था और गलती से फिर से एक तस्वीर ले ली। फोटो में वो खुद दरवाजे के पास खड़ा दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे काले धुंधले साए थे, जिनकी आंखें हल्की सी चमक रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सीढ़ियों के पास एक और दरवाजा देखा और जल्दी से खोलकर अंदर घुस गया। कमरा छोटा और लगभग खाली था, सिवाय एक पुराने शीशे के जो दीवार पर टंगा था। शीशे में उसकी परछाई स्पष्ट दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकी, परछाई ने खुद ब खुद मुस्कुराना शुरू कर दिया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी शीशे में लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। वो जानता था कि ये कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि उसकी सांस उसके कान के पास महसूस हो रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
बाहर से पायल की आवाजें और तेज हो गईं और अब वे दरवाजे पर ठक ठक करने लगी, धीमी, लयबद्ध और हर ठक ठक के साथ आवाजें पास आती जा रही थी। आदित्य ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और भागते हुए फिर गलियारे में आया। लेकिन इस बार गलियारा वैसा नहीं था। उसके दोनों तरफ अंतहीन दरवाजे थे, जैसे इमारत ने अपना आकार बदल लिया हो। हर दरवाजे के पीछे से धीमी हंसी आ रही थी और कहीं कहीं किसी के रोने की आवाज भी। वो समझ गया कि ये इमारत सिर्फ एक जगह नहीं है, ये किसी तरह का जाल है और जो इसमें आता है वो बाहर नहीं जा पाता। गलियारे में दौड़ते दौड़ते आदित्य की सांसें फूल गई थीं, लेकिन दरवाजों की अनगिनत पंक्तियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर कुछ कदम पर कोई दरवाजा हल्का सा खुल जाता और अंदर से ठंडी हवा के साथ धीमी सी फुसफुसाहट निकलती, मानो कोई उसे बुला रहा हो। उसने नजरें झुका ली, लेकिन पायल की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। अब वो सिर्फ एक दिशा से नहीं, बल्कि हर तरफ से आ रही थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप चौड़ा खुला और अंदर से अजीब नारंगी रोशनी झलकने लगी। आदित्य ने एक पल को रुककर सोचा, लेकिन पीछे से आती पदचाप की आवाज और तेज हो गई। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो दरवाजे के भीतर चला गया। अंदर एक विशाल हॉल था, जिसके बीचों बीच पुराना रिसेप्शन काउंटर और लकड़ी की कुर्सियां रखी थी। दीवारों पर पुराने कैलेंडर और फटे हुए नोटिस लगे थे, जिन पर तारीखें 50 साल पुरानी थीं। लेकिन उसकी नजर उस बड़े बोर्ड पर पड़ी, जिसमें होटल के सभी कर्मचारियों की तस्वीरें लगी थीं। उसने बोर्ड को गौर से देखा। एक एक फोटो पुरानी और धुंधली थी, लेकिन सबसे नीचे की पंक्ति में एक तस्वीर ने उसका दिल रोक दिया। वो तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि उसके अपने पिता की थी, जो उसकी बचपन की यादों में कभी इस होटल में काम करने का जिक्र नहीं करते थे। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था और उसके पास खड़ी वही लाल साड़ी वाली औरत थी, जिसका चेहरा फिर से धुंधला था, लेकिन आंखें उसी की तरफ देख रही थी। उसका सिर घूमने लगा। तभी पीछे से वो धीमी, खिंची हुई आवाज आई, तुम्हारे पिता को भी हम यहीं मिले थे। उसने पलट कर देखा। लाल साड़ी वाली औरत अब कुछ ही कदम दूर थी। उसके पीछे कम से कम दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, सबकी आंखें खोखली, चेहरे बिना भाव के, लेकिन सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई। उन्होंने हमें छोड़ने की कोशिश की थी, औरत ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन वे जा नहीं पाए। आदित्य का दिमाग दौड़ने लगा। क्या उसके पिता कभी इस होटल से बाहर नहीं निकले? क्या उन्होंने ही बचपन में उसे वो फुसफुसाहट दी थी, हम फिर मिलेंगे? तभी कमरे के कोने में रखा पुराना शीशा अपने आप चमकने लगा और उसमें एक दृश्य उभरा। एक जवान आदमी जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, लेकिन चेहरा थका हुआ और डरा हुआ। वो आदमी गलियारे में भाग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे आदित्य अभी भाग रहा था। और फिर अचानक लाल साड़ी वाली औरत ने उसे पकड़ लिया। शीशे में दिख रहा वो आदमी चीखने लगा और उसी के साथ आदित्य के कानों में अजीब गूंज भर गई, मानो वो चीख उसके भीतर से आ रही हो। अचानक पायल की आवाजें और तेज हो गईं। चारों तरफ से साए उसकी ओर बढ़ने लगे। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन फर्श नरम होकर दलदल जैसा महसूस होने लगा। हर कदम के साथ वो नीचे धंसने लगा। उसका कैमरा फर्श पर गिरा और अपने आप एक आखिरी तस्वीर खींच ली। फ्लैश की सफेद चमक के बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। आदित्य ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे नीचे खिंच रहा है, जैसे फर्श के नीचे कोई अंधी गहराई हो जो उसे निगल रही हो। चारों तरफ पायल की आवाजें अब इतनी पास थीं कि हर झंकार उसके सीने के अंदर गूंज रही थी। लाल साड़ी वाली औरत अब उसके ठीक सामने थी। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और आदित्य की सांस थम गई। वो चेहरा किसी अनजान का नहीं था, वो उसकी अपनी माँ का चेहरा था। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली, होंठ नील पड़ चुके और आवाज ठंडी, भारी, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो, तुम्हारे पिता को हमने ले लिया, अब तुम्हारी बारी है। आदित्य के होंठ हिले, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। उसने आखिरी बार चारों तरफ देखा। अब सभी आकृतियों के चेहरे उसके परिवार के लोगों जैसे हो चुके थे, जिन्हें वो बचपन से जानता था, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। उसका सिर घूमने लगा और आखिरी चीज जो उसने देखी वो था पुराना कैमरा जो अपने आप फ्लैश करता रहा। हर फ्लैश के साथ साए और नजदीक आते गए, जब तक कि वो पूरी तरह अंधेरे में डूब नहीं गया। अगली सुबह वो छोड़ी हुई इमारत हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फर्श पर बस एक पुराना कैमरा पड़ा था, जिसमें एक ही फोटो सेव थी। तस्वीर में होटल का वही हॉल था, लेकिन उसके बीचों बीच आदित्य खड़ा था और उसके चारों तरफ लाल साड़ी वाली औरत और दर्जनों साए सब सीधे कैमरे की तरफ देख रहे थे। किसी ने वो फोटो इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। पोस्ट के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर इन्हें पहचानते हो तो देर मत करो, ये तुम्हें भी ढूंढ लेंगे।